सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com online Sindhi matrimony. More than 26,000 trusted families. Counseling with utmost honesty. Free registration. Nominal membership fees. No commission after marriage. Free Rishto meet with refreshments. Rishto.com online Sindhi matrimony. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में कैपिटल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर घमासान शुरू है, जहां शहर की जनता, समाजसेवी, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां, नगर सेवक इस टैक्स को लेकर विरोध कर रहे हैं। जहां पिछले दिनों उल्लास लाइन बुलेटिन न्यूज़ चैनल पर और कई दूसरे निजी न्यूज़ चैनल्स पर कई शहर के नेताओं ने आगे आकर कैपिटल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कई खुलासे करते हुए मनपा प्रशासन के साथ साथ शहरवासियों को कई चीज़ों का खुलासा किया, जिनको लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका के टैक्स विभाग की उपायुक्त प्रियंका राजपूत जी की तरफ से फिर से एक बार शहरवासियों के सामने कैपिटल टैक्स को लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। आइए जानते हैं टैक्स विभाग की उपायुक्त प्रियंका राजपूत जी क्या बता रही हैं। जीआर कब आया है? 12 जुलाई 2022 को आया है ये जीआर। आप क्लोजअप ले सकते हैं। जी 129A के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने लागू किया वो उसी साल लग के उसी साल फाइल क्लोज करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। क्या ये? जी प्रकाश कुकरेजा जी तो हमारे माजी स्टाफ भी रह चुके हैं कॉरपोरेशन के, और मुझे लगता है बहुत साल हो गए उनको रिटायर्ड हो गए। तो मुझे लगता है उनको खबर है कि या माहिती इन्फॉर्मेशन है कि एक्ट में क्या लिखा है। फिर भी अगर वो कहते हैं कि जिस साल लगाया उसी साल में वो रेट्स क्लोज होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है 129(2)A, इट्स अ स्पेशल सेक्शन, ये रेगुलर सेक्शन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिटेबल वैल्यू पे हमारी टैक्स चल रही थी इतने साल, वो रेगुलर चल रही थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। रिटेबल वैल्यू और रिटेबल वैल्यू वो सिस्टम रेगुलर थी। तो ये जो हम बजट बनाते हैं हर साल, बजट में जो भी इंक्रीज करना है टैक्सेस में, जनरली इंक्रीज ही किया जाता है, कम नहीं कर सकते। तो जो इंक्रीज करना है या जो भी करना है वो अगले साल के बजट के लिए करते हैं, ये सही है। लेकिन 129A सेक्शन जो है वो स्पेशली है कैपिटल वैल्यू बेस के लिए। जब आप चेंज कर रहे हो एक सिस्टम, रेगुलर सिस्टम जो था रिटेबल वैल्यू, उससे आप एक नए सिस्टम में जा रहे हो कैपिटल वैल्यू, तो उसमें ये सेम जो वो बोल रहे थे वो अप्लाई कभी होता है कलम जब आपका रेगुलर टैक्सेस शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल ये साल में हमने फाइनल बिल दे रहे हैं, ये साल फाइनल बिल देने के बाद अगले साल मतलब 23-24 को ऐसे हो जाएगा कि वो टाइम उसके पहले फरवरी में ये जो बाकी भी चीज़ें बोल रहे हैं कि अकाउंट्स क्लोज करने चाहिए, असेसमेंट रजिस्टर क्लोज करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वो टाइम होगी। तो अगले साल से बिकॉज इट विल बी अ रेगुलर टैक्सेस नाउ नेक्स्ट ईयर। और उनका मैंने जो बाइट था वो पढ़ा देखा था, तो उनमें एक्चुअली उन्होंने एक उदाहरण दिया है और मुझे भी सरप्राइज लगा कि ये उदाहरण कहाँ मैच होता है प्रॉपर्टी टैक्स से। उन्होंने उदाहरण दिया है कि आपको एक दुकान खोलनी है, नई दुकान, तो आपको बाजू वाले दुकान में क्या रेट है ये देख के अपनी जो चीज़ बेचनी है दुकान में उसका रेट डिसाइड करना है, उससे आप सफल होंगे कि नहीं। एक्चुअली इट्स वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि दुकान का उदाहरण यहाँ मैच नहीं हो रहा है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है। कॉरपोरेशन जो टैक्स लगा रही है दैट इज़ कॉरपोरेशंस इनकम पार्ट, ये दुकान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है तो क्या वो दुकान खोल के बैठी है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शुड आजू बाजू चाइना, पाकिस्तान
उनसे रेट लेके चेक करे कि भाई उनका इनकम टैक्स क्या है, उसके हिसाब से अपना इनकम टैक्स चलेगा, या देशवासी इनकम टैक्स से डर के देश छोड़ के चले जाएंगे। सो ये उदाहरण उन्होंने कैसे दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट वो गलत उदाहरण है। ये यहाँ पे सूट ही नहीं हो रहा है। हम कुछ बेच नहीं रहे, हमने कोई दुकान नहीं खोली है। मैडम, माजी नगर सेवक राजेश वद्रिया इन्होंने 0.91 को लेकर शिकायत की है। क्या है 0.91, किस तरह से 0.91 जा रहा है, थोड़ा बताइए। जी 0.91 ये जो वो बोल रहे हैं, एक्चुअली मैं भी सरप्राइज हुई कि 0.91 मेरे यहाँ पे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने एडअप करके कुछ बताया होगा, कैलकुलेशन करके बताया होगा। तो इसके लिए मैंने चेक किया, तो जो स्टैंडिंग कमेटी ने दर मंजूर किए थे और बाद में जीबी ने मंजूर किए 2016 में, वो दरों को मैंने कैलकुलेट किया तो कुछ 0.92 या 0.91 आ जाता है। तो शायद उनका वो कहना है कि ये 0.91 है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वापस वही मेरा कहना है, वो भले बोले कि गोशवारा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ठहराव। गोशवारा अगर ठहराव का पार्ट नहीं है तो आप बजट जो फाइनल करते हैं वो ठहराव का पार्ट नहीं होता है बजट के ठहराव में। तो ये अगर वो मुझे एक्सप्लेन करे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि मेरे कंसेप्ट के हिसाब से या मेरे नॉलेज के हिसाब से जो बजट में रखा जाता है वो बजट बुक, बिकॉज क्या होता है कि बजट मतलब क्या, वो बजट जो है उसका बुकलेट बना के सबमिट करते हैं, तो उसको हम लोग बजट बुक बोलते हैं और कुछ नहीं, इट्स इन द फॉर्म ऑफ बुक। तो कमिश्नर बजट पहले बनता है, कमिश्नर सर सब डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उत्पन्न की क्या बात है और खर्चे की क्या बात है। उसके बाद में वो अपना एस्टीमेट बनाते हैं। वो एस्टीमेट जो है वो सादर किया जाता है स्टैंडिंग कमेटी पे। स्टैंडिंग कमेटी पे जितने मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग स्टैंडिंग कमेटी सभापति, ये लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं जितना भी उनको टाइम है फाइनल जीबी पे रखने के पहले। उसके बाद में फिर ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी कमिश्नर बुकलेट में है, ईच एंड एवरी पेज पे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट उनका डिस्कशन होता है। उसके बाद में वो खुद का एक ठहराव बनाते हैं और वो ठहराव के साथ बाकी के बजट जोड़ के जनरल बॉडी पे दिया जाता है। इसका मतलब वो जो बजट जनरल बॉडी पे जाता है वो स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया हुआ है। उस बजट बुक में स्टैंडिंग कमेटी के, कमिश्नर के, स्टैंडिंग कमेटी के और बाद में जनरल बोर्ड के 2015-16 के बजट बुक में आपको 16-17 के बजट बुक में विच इज़ अ नेक्स्ट ईयर्स बजट, आपको ये रेट्स दिख जाएंगे। तो ये रेट्स पास हो गए, इसके लिए बजट बुक में आए। उन्होंने जो कहा है कि किसी ने डाले होंगे, उन्होंने किसी का नाम लिया दादा पाटिल साहब का। अभी दादा पाटिल साहब तो ये ऑफिस में अभी नहीं है और पता नहीं वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अभी रिटायर्ड हो चुके होंगे या जो भी है। और फिर उन्होंने बोला कि जो भी तभी के ऑफिसर थे उनके ऊपर एफआईआर करो, कमिश्नर ढूंढे और एफआईआर करे। मुझे उनको पूछना है कि तभी के जो ऑफिसर थे उनमें से एक ऑफिसर हमारे जो है अभी एडिशनल कमिश्नर सिटी ज़मीर लेंगरेकर साहब, वो साहब तभी टैक्स डीएमसी थे और उनकी सिग्नेचर से ये प्रस्ताव गया है। उनकी सिग्नेचर मतलब उनके अकेले की नहीं, उनका सिग्नेचर, फिर एडिशनल कमिश्नर साहब मनोहर हीरे साहब थे तभी, उनके सब सिग्नेचर से गया है। तो उनको पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, और मुझे लगता है उनको उनसे डिस्कशन करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन उनको उनसे लेना चाहिए कि अगर वो रेट्स तभी डिसाइड नहीं हुए, क्यों एडिशनल साहब जो है लेंगरेकर जी आज हमारे एडिशनल कमिश्नर है और आपको एक बताऊं टैक्स डिपार्टमेंट के भी एडिशनल कमिश्नर है। मतलब अभी जो ये पास हो गया था कि नोटिस देना है, बिल देना है, ये फाइल कमिश्नर जो अपने दयानिधि सर थे उनके तक पहुंचने के पहले मेरे बाद में जमीर लेंगरेकर साहब की उसके ऊपर सिग्नेचर है, उनका अप्रूवल है, उसके बाद में गया है। अगर ये रेट वह तभी पास नहीं हुए होते तो साहजी का मतलब क्या बोलते हैं, इट इज़ स्ट्रेट वे कि वो बोल देते वहीं पे, उनको वो लिख देते कि भाई ये रेट्स पास नहीं हुए हैं, गलत है जो भी है। तो उनको उनसे सलाह लेनी चाहिए कि, और मुझे लगता है लेंगरेकर जी उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, तो उनको उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, ऐसा मेरा उनको रिक्वेस्ट है। मैडम 0.91 जी, ये जो सब इसके ऊपर ही सब चल रहा है, तो जी, आपके जी। हिसाब से कितना हो रहा है, थोड़ा बताएंगे खुल के? जी ठीक है, आपको मैं अभी, चलो मेरे पास एक कुछ हियरिंग की फाइल्स है तो मैं आपको उसमें से ही थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके, अभी ये जो मेरी फाइल है मेरे पास,
आई विल नॉट टेक प्रॉपर्टी नंबर और नेम बिकॉज वो पर्सनल हो जाता है, सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आपके पास ज्यादा हेडिंग यही चीज के लिए आ रही है। हाँ जी, 0.91 क्या है तो? हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली 0.91 भी नहीं हो रहा है। आई हैव अ रेसिडेंशियल फाइल मेरे सामने जो 500 के अंदर वाली है, जैसे मैं पहली बार भी बताया, तो 500 के अंदर वाली है। अभी इनका 15-16 में टैक्स था 5,824, 5,824। अभी 22-23 में इनका टैक्स है 6,580। हाँ, थोड़ा सा बढ़ गया है स्लाइट, ऑब्वियसली बिकॉज यूजर चार्जेस है वो जो 5% से हर साल बढ़ते जाते हैं एज पर रूल, तो इसके लिए। बट अदरवाइज इट इज सेम, देयर इज नो चेंजेस। बाकी जो स्ट्रक्चर है उनका सर्वसाधारण कर, शिक्षण कर, मल प्रवाह कर, पृथक कर, देन वृक्ष कर, ये जो कंपोनेंट है वो सब सेम है। पानी पट्टी हमने किसी के भी चेंज नहीं की है, जो पहले अभी इनका 3,600 है पानी पट्टी साल का, इनका सेम ही है 22-23 में, सो देयर इज नो चेंज। सो बिलो 500 जो भी रेसिडेंशियल्स है, और ऑब्वियसली ये मेरे घर से मैं नहीं लाई हूँ 500 बिलो। किसी ने बोला था कि मैडम क्या घर से लाइए क्या, तो मैं आप एक बात बता दूं कि ये मैं अपने तरफ से नहीं दे रही हूँ। एज पर लॉ रूल्स में लिखा है कि 500 के नीचे की जो भी रेसिडेंशियल है उनको आप टैक्स में चेंज मत करो, ठीक है। तो सेम थिंग 500 के ऊपर वाले जो भी है और जो भी रेट्स है, जो भी बॉडी ने डिसाइड किए वो लगाओ, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो ये एक हो गया। दूसरा 500 के ऊपर के जो रेसिडेंशियल है उसका मैं बताऊं, ये केस है इनका 653 आता है स्क्वायर फीट, मतलब 60.67 स्क्वायर मीटर में आता है इनका एरिया रेसिडेंशियल। अभी इनका 15-16 का है 4,991, ठीक है। और कैपिटल वैल्यू के हिसाब से 22-23 का दिस ईयर करंट इज 7,011। 7,011 माइनस 4,991 आता है 2020, मतलब इनका बढ़ोतरी कितना हुआ है 2,020 रुपीज। उसका अगर कैलकुलेट करें ऑन 4,991, आप देखोगे कि बढ़ोतरी कितनी है 40.47%। ये 0.91 कहाँ गया, 40.47%। सो लगभग रेसिडेंशियल में तो सभी के कम ही आए हुए हैं, तो ये कहना गलत है। और मेजॉरिटी जो एरिया हमारे एरिया में मालमत्ता है वो रेसिडेंशियल है। और एक बात बताओ, मेरे पास हियरिंग के लिए भी जितने अपने सिटीजन आते हैं वो रेसिडेंशियल ही आ रहे हैं। तो ये रेसिडेंशियल लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है गलत बातें बता के कि 0.91 और बहुत बढ़ोतरी होगी, और इसलिए बेचारे वो डर के मारे ये सब स्टेप ले रहे। मैडम राजेश वड्रिया ने एक आरोप भी किया था पिंपरी चिंचवड के बारे में, ये क्या है मामला पिंपरी चिंचवड का, थोड़ा खुल के जरा समझाइए। जी, राजेश वड्रिया जी ने एक उदाहरण दिया था, कोर्ट केस कोर्ट की थी। एक्चुअली मेरे इसके पहले भी मैंने बोला था कि वो कोर्ट केस का इस कैपिटल वैल्यू से कोई संबंध नहीं है, तो वो एक कोर्ट केस और एक उदाहरण है पनवेल कॉरपोरेशन का, वो भी आपको मैं बताना चाहूँगी सो दैट लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली क्या है। ये कोर्ट केस मेरे सामने है, मैं इसका वापस नाम दोहरा रही हूँ। वड्रिया जी ने भी बोला था वैसे कि किसी को ऐसा नहीं लगे मैं गलत उदाहरण दे रही हूँ। सतीश दत्तात्रेय शिवलकर वर्सेस पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये केस जो थी उसका जजमेंट आया था 6 फरवरी 2002 को, और ये केस शुरू हुई थी 1991 में। अभी ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कैपिटल वैल्यू बेस्ड जो अमेंडमेंट हुई है एक्ट में, और उसके बाद में ये कैपिटल वैल्यू लगाया गया 2016 में, अमेंडमेंट हुई 2010 में, और ये केस सॉल्व हुई 2002 में, और थी केस 1991। ओके, अभी ये केस में सिचुएशन क्या थी, उन्होंने एक छोटा सा जजमेंट बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है वगैरह वगैरह, तो लोगों ने सिर्फ एक वर्ड पकड़ा है रेट्रोस्पेक्टिव, गलत है बस। अभी मैं आपको बताऊं ये केस क्या थी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पता चले ये कैपिटल वैल्यू बेस से उसका कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। इसमें लिखा है कि द पिटिशनर जो था उसके 2 रेसिडेंशियल फ्लैट्स थे, और सिंस 1985 उसको रेसिडेंशियल के हिसाब से टैक्स लगता था, रेसिडेंशियल टैक्स। 1985 से 91 तक रेसिडेंशियल हिसाब से टैक्स लग रहा था, लेकिन 1985 से उन्होंने वो 2 फ्लैट में हॉस्पिटल शुरू किया था। सो 1991 में जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी या स्टाफ होगा
उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल है, फिर उन्होंने पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके 1985 से 91 तक उनको 91 में दूसरा नोटिस दिया कि आपका चेंज ऑफ यूज है। अगेन याद करिए कि ये चेंज ऑफ यूज है। चेंज ऑफ यूज मतलब जिस चीज के लिए आप वापर कर रहे हो प्रॉपर्टी का, उसका चेंज, मतलब रेसिडेंशियल है, घरगुती है, निवासी है, उसको आपने कमर्शियल कर दिया, ठीक है। तो उसको नोटिस गया, मतलब इस व्यक्ति ने रेसिडेंशियल टैक्स भरा 85 to 91, उसका तो कोई दोष नहीं है। फिर उसके ऊपर डबल बिल, दूसरा बिल वापस उन्होंने दिया कि कमर्शियल के हिसाब से भरो। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हम जो कैपिटल वैल्यू में आपको अरियर्स दे रहे हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, हमने पहले ही बिल फ्रीज कर दिया है, बिकॉज हमको पता नहीं नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा आपका बिल। जैसे कुछ लोगों को अभी जो मैंने बोला कि 2000 बढ़ गया है बिल उनका, ठीक है, बट कुछ लोगों को हमको देना है उनको वापस पैसे, उनसे हमें लेनी नहीं है, क्योंकि उनका बिल जो था पहले ही ज्यादा हमने लिया है, और अभी क्योंकि वो रेटेबल वैल्यू पे था और वो प्रॉपर्टीज रेंटल पे थी। जैसे कि एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो कुछ बैंक्स है जो कोर्ट में गई है इसके खिलाफ। तो आप समझिए ये जो था ना, दिस वाज चेंज ऑफ यूज, इसका कोई भी संबंध इस पे नहीं है। फिर भी आपको मैं एक शॉर्ट में फटाफट पढ़ा दूं। द पिटिशनर हैड प्रॉपर्टीज बियरिंग नंबर 101, 103 बीइंग रेसिडेंशियल flats in Ajmera housing complex, Pimpri, Pune. The petitioner is running his hospital in the said property since 1985. The said property has been assessed as residential complex for the purpose of property taxes. By the impugned notices and bills, the said property sought to be assessed as commercial complex with retrospective effect from 1985 for the purpose of property taxes. And this is the reason वो पिटिशनर कोर्ट में गए। तो ये जो उदाहरण सर दे रहे हैं वो गलत है, इसका कोई संबंध नहीं है कैपिटल वैल्यू से। और दूसरी बात और एक बताओ, कुछ लोगों ने बोला कि पनवेल कॉरपोरेशन में कैपिटल वैल्यू शुरू किया है, उनका देखो कैसा है क्या है। अभी मैं एक बताऊं, कुछ साल पहले आई थिंक 2016 को पनवेल कॉरपोरेशन हुई, उसके पहले पनवेल नगर पालिका थी। पनवेल कॉरपोरेशन होने के बाद 2019 में पहली बार कॉरपोरेशन ने उनको टैक्स लगाना शुरू किया। अभी हुआ क्या, आपको भी पता होगा कि पनवेल एरिया में सिडको इज अ वर्किंग एरिया। सिडको जो अथॉरिटी है वो पनवेल कॉरपोरेशन की एरिया को टैक्स लगा रही थी, लोगों को, रेसिडेंशियल्स को और कमर्शियल को। तो अभी हुआ क्या, सिडको कंटिन्यू किया 19 तक टैक्स लगाना। अभी जब 2019 में पनवेल कॉरपोरेशन में टैक्स लगाया तो उन्होंने 6 साल पीछे जाके, 6 साल और जो भी है 16 से उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव लगाया। उसके खिलाफ लोग कोर्ट गए कि हम ऑलरेडी सिडको का टैक्स भर रहे थे, अभी आप ये वापस आप भी भरा रहे हो, आप ये साल से शुरू करो, उसका बंद करो, ठीक है, सिडको का भी भर रहे हो और अभी रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके आप हमको ये भी टैक्स लगा रहे हो, ये गलत बात है। तो वो जो पनवेल का है अभी भी रेटेबल वैल्यू है, कैपिटल वैल्यू नहीं है, तो वो वापस यहाँ पे मैच नहीं होता है, वो अलग केस है। और एक बात बताओ, उस केस में स्टे ऑर्डर भी नहीं है, पनवेल कॉरपोरेशन को स्टे ऑर्डर नहीं है और पनवेल कॉरपोरेशन इज स्टिल, बिकॉज कोर्ट समझता है कि ये जो भी टैक्सेस है वो इनकम सोर्स है और इनकम सोर्स बंद करना गलत होगा। तो ये बात भी मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि कोर्ट जाने से क्या होगा, तो ये रीज़न है बिकॉज हमको पता है क्या हो सकता है। ये इनकम सोर्स है, ओवरऑल कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, इंडिविजुअल केसेस में अलग बात होती है, उसमें स्टे ऑर्डर मिल सकता है। सरकार का, महाराष्ट्र शासन का एक नया जी आ रहा है जी 2.0, ये क्या है और इसके टैक्स के बारे में क्या बताएगा? हाँ, ये स्वच्छ भारत अभियान जो अपने यहाँ चल रहा है, बेसिकली केंद्र शासन ने शुरू किया और राज्य शासन तक भी आ गया है, वो उसका सेकंड फेज है। और उसका जो नया जीआर आया है 15 जुलाई 2022 को, तो उसमें उन्होंने दिया है कि अगर आपको फंड्स चाहिए और ये आपको अभियान करना है, तो उसमें उन्होंने एक कंडीशन दी है कि महानगर पालिका और नगर पालिका को उसमें कंडीशन में अभियानाकर्ता पूर्व प्रवेश अटी करके दिया है, 7 नंबर पॉइंट। उसमें पहला जो कंडिशन है वो यही लिखा है, 15व्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे मालमत्ता कराची आकारणी बाजार मूल्याप्रमाणे नियमितीकरण करणे।
इसका मतलब आपको ये भी बता दूं कि 15 फाइनेंस कमीशन ने भी ये कंडीशन डाली है, अगर 15 फाइनेंस कमीशन में कॉरपोरेशन को फंड्स मिलना है तो आपको बाजार मूल्य मतलब रेटेबल वैल्यू मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो मतलब कैपिटल वैल्यू बेस्ड टैक्स आपको लगाना ज़रूरी है। अभी ये जो है वो सबको कंपलसरी कर दिया है। और आपको ये भी बताऊं, जो लोग इसके खिलाफ बात करें कैपिटल वैल्यू के या हम लोग कुछ गलत करें ऐसा उनको लग रहा होगा, तो उनको एक ही रिक्वेस्ट करूं कि आप एक बार चेक कर लिए, क्योंकि पूना कॉरपोरेशन ने भी उल्लासनगर से इंक्वायरी करके कि आपका कैपिटल वैल्यू टैक्स आपने कैसा लगाया है, और पूना कॉरपोरेशन ऑल्सो अभी कैपिटल वैल्यू पे जा रही है, तो आप उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। बट कैपिटल वैल्यू जो लगा रहा है और जो भी रेट्स है जो जनरल बॉडी ने पास किया है उसके हिसाब से जो भी है सही है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।